भी आज हम लेकर आ गए हैं कॉलोनी सीरीज का सीजन 1। तो वीडियो को एंड तक देखिए और पूरा फील लेने के लिए तैयार रहिए। सीरीज की शुरुआत होती है 2025 में, जब एलियंस ने पृथ्वी पर कब्जा कर लिया है। वो सिटीज के चारों ओर 300 मीटर ऊंची दीवारें बना देते हैं ताकि लोग सिटीज के बीच ट्रेवल न कर पाएं और एक ही जगह पर सीमित रहें। कट करके ड्राइवर विल को दिखाते हैं, जो अपनी वाइफ कैटी और बच्चों ग्रेस और ब्रायन से विदा लेकर लॉस एंजलिस की सड़कों पर निकल पड़ता है। सड़क पर रेड हेलमेट पहने हुए सोल्जर्स पेट्रोल कर रहे होते हैं, जिन्हें रेड हेलमेट्स कहा जाता है। विल अपने कलीग से बात करके इलीगली लॉस एंजलिस छोड़कर जाने का प्लान बनाता है। वो एक स्मगलर से मिलता है, जो उसे एक बॉक्स में रखकर उस पर आइस बार डाल देता है। लेकिन बॉक्स में एक और आदमी होता है, जिसे विल बताता है कि उसका 12 साल का बेटा चार्ल्स दीवार के उस तरफ रह गया था और विल उसे ढूंढने जा रहा है। फिर जब ट्रक गेट पर पहुंचता है तो एक एक्सप्लोजन होता है और ट्रक उल्टा जाता है। विल जैसे तैसे बचकर बाहर निकलता है, लेकिन रेड हेलमेट्स उसे घेर लेते हैं। उसी दिन कैटी एक अंडरग्राउंड डीलर से इंसुलिन खरीदने के लिए जाती है, हालांकि वो वहाँ पर बैंड आइटम है। दरअसल एलियंस ने इन जरूरी मेडिसिन को जानबूझकर बैन कर दिया है ताकि कमजोर लोग सरवाइव न कर पाएं। वो इंसुलिन के बदले शराब की बोतल देती है, लेकिन इंसुलिन तो खराब हो चुका था। कैटी तो अपनी गन निकालकर उसको धमकाकर चली जाती है। हालांकि गन रखना यहाँ पर इलीगल है और अगर ड्रोन्स ने डिटेक्ट कर लिया तो कैटी तो मारी जाती भाई। दूसरी ओर विल जेल में होता है और वो कैटी को कॉल भी नहीं कर पाता। कैटी बड़ी परेशान होती है क्योंकि रात को किसी का बाहर जाना यहाँ पर सख्त मना है। फिर उसकी बहन मैडी आती है, जिसके बेटे को इंसुलिन की सख्त जरूरत होती है। तो कैटी इंसुलिन की तलाश में निकल पड़ती है और विल के कलीग से ही मिलती है, पर वो झूठ बोलता है कि उसे विल के बारे में कुछ नहीं पता, जबकि उसने विल को बाहर भेजने में मदद की थी। कैटी को इस तरह खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। अचानक पूरी सिटी में अलार्म बजने लगता है। कैटी तो जल्दी से एक मिलिट्री ट्रक के नीचे छिप जाती है और तभी उसके ऊपर एक ड्रोन आ जाता है। इसी बीच एक कैदी को उस ट्रक में घुसाया भी जाता है। कैटी तो बिल्कुल सांस पकड़कर लेटी होती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो गाड़ी निकल जाती है और उसके साथ ही ड्रोन भी चला जाता है। किसी तरह वो जिंदा घर पहुंच जाती है। अगली सुबह वो विल के बारे में पूछने के लिए अपने दोस्त ब्रूस से मिलने जाती है, जो विल के साथ उस वक्त FBI में काम करता था जब एलियंस पृथ्वी पर नहीं उतरे थे। वो अब कैटी को प्रॉमिस करता है कि मैं विल का पता लगाता हूँ, रुको तुम। फिर कैटी हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर बिल्कुल हलचल मची होती है क्योंकि सिटी के एंट्रेंस पर ब्लास्ट हुआ था। अब इस माहौल का फायदा उठाकर कैटी चुपके से स्टोर रूम में जाकर इंसुलिन के कई वायल्स चुरा लेती है। यहाँ जेल में विल को उसका सेलमेट बताता है कि जल्द ही उन्हें एलियंस के कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। इसी बीच कुछ सोल्जर्स आकर विल को पकड़कर लेकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि विल FBI में काम करता था। वो उसे ग्रीन जोन में लेकर जाते हैं, जहां पर अब दुनिया के लीडर्स बसते हैं। वहां वो स्नाइडर से मिलता है, जो लॉस एंजलिस के गवर्नर का असिस्टेंट है। वो जानता है कि विल एक काबिल FBI ऑफिसर था और वो खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ने में एक्सपर्ट भी था। लेकिन जब से पृथ्वी पर एलियंस आए हैं, पुलिस और मिलिट्री तो उन्हीं के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है। इसी वजह से विल को अपनी पहचान छुपा कर रखनी पड़ती है। पर अब स्नाइडर को उसकी मदद चाहिए। वो चाहता है कि विल रेबल्स के लीडर को पकड़ कर लाए, जो एलियंस की सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और लोगों को उनके खिलाफ भड़का भी रहे हैं। बदले में गवर्नर विल की फैमिली को पूरी प्रोटेक्शन देगा। इसी बीच एक एलियन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाला होता है और उसी वक्त स्नाइडर विल को बताता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी वजह तुम्हारी फैमिली को एलियंस की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया जाएगा। उसी रात रेड हेलमेट्स विल को उसके घर छोड़ देते हैं। उसकी फैमिली उसको देखकर बड़ी खुश होती है। विल बोलता है कि मैं एक एक्सीडेंट में फंस गया था, इसलिए देर हो गई है। लेकिन कैटी तो जानती है कि वो झूठ बोल रहा है। विल फिर सच बता ही देता है कि मैं हमारे बेटे चार्ल्स को ढूंढने गया था। कैटी बेचारी रो पड़ती है, लेकिन जब विल कैटी को स्नाइडर के प्रस्ताव के बारे में बताता है तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं एक गद्दार की पत्नी नहीं कहलाना चाहती हूँ। अगली सुबह वो स्नाइडर को अपने किचन में पाते हैं, जिसने खुद उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया होता है। दरअसल वो विल की वाइफ कैटी को भी कन्विंस करने आया है कि अगर विल ने उनका काम किया तो उन्हें कौन कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। 24 घंटे सिक्योरिटी, बच्चों के लिए पर्सनल ट्यूटर, अच्छा खाना और परमानेंट नौकरी। इतना ही नहीं, एलियंस तुम्हें तुम्हारा पुराना बार खोलने की परमिशन भी देंगे। विल फिर ये सुनकर ये प्रस्ताव मान जाता है, लेकिन साथ ही कहता है कि मुझे अपना बेटा चार्ल्स वापस चाहिए किसी भी हालत में। स्नाइडर भी प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब अगली सुबह केटी एक जगह पर पहुंच जाती है, जहां पर एलियंस के खिलाफ काम करने वाले रेबल्स रहते हैं। वो तो उन्हें बता देती है कि सरकार ने एलियंस के लिए काम करने के लिए मेरे पति विल को हायर किया है। अगले दिन दिखाते हैं तो विल काम पे जाता है तो उसको पता चलता है कि स्नाइडर ने उसे धोखा दिया है। दरअसल विल को एक स्पेशल यूनिट का कमांडर बनाने के बजाय उसने विल को फिलिस का सबऑर्डिनेट बना दिया था, जो अब उसे उस आदमी का पता लगाने का काम देती है जिसने सिटी एंट्रेंस में बॉम्ब रखा था। और इस टास्क में उसका पार्टनर होता है बेंजामिन नाम का एक पुलिस ऑफिसर,
दूसरी ओर केटी अपने पुराने बार में जाती है जहां उसके खोए हुए बेटे चार्ल्स की बहुत सारी चीजें होती है। तब ब्रूस वहां पर आता है और पूछता है पुलिस को बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में क्या पता चला, कुछ पता चला क्या? पर केटी कहती है कि विल ने तो आज ही काम ज्वाइन किया है, अब तक उसे कुछ पता नहीं चला। वैसे वहां विल और बेंजामिन एक वांटेड क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड के घर पहुंच जाते हैं। वो क्रिमिनल वहीं पर होता है। ये लोग उसको पकड़ भी लेते हैं, लेकिन तभी एक ड्रोन वहां पर आता है। विल उसकी लेंस को डायरेक्टली घूरता है तो ड्रोन वहां से चला जाता है। फिर वो उस क्रिमिनल को पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं जहां पर विल का पुराना कलीग होता है। वो विल से विनती करता है कि मुझे अपना इन्फॉर्मर बताकर रिलीज करवा दो यार प्लीज। विल भी फिल से ये बात करता है लेकिन वो मना कर देती है। अब विल उस कलीग के घर जाता है जो कि घर नहीं बल्कि असल में एक ट्रेलर व्हीकल है, लेकिन वहाँ उसकी फैमिली नहीं होती क्योंकि उसकी वाइफ और बच्चा विल के घर गए होते हैं। यहाँ देखते हैं तो केटी उन दोनों को अपने घर की ऊपर वाली मंजिल में छुपाकर ब्रूस के पास जाती है। वो विल के कलीग और उसकी वाइफ के लिए नए डॉक्यूमेंट्स बनवाने को कहती है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देता है क्योंकि रेबल्स ये रिस्क नहीं ले सकते। कैटी निराश होकर वहां से घर लौट आती है और जब विल घर आता है तो अपने कलीग की वाइफ और बेटे को सेफ पाकर बड़ा खुश हो जाता है और उन्हें एक आदमी के पास लेकर जाता है जो उनके लिए नकली डॉक्यूमेंट्स बना सकता है। लेकिन रास्ते में वो रेड हेलमेट्स उनको रोक लेते हैं, पर जब विल उन्हें अपना पास दिखाता है ना तो वो सॉरी कहकर उसको जाने देते हैं। अब ये देखकर कैटी तो चौंक जाती है कि वाह, आखिर वो उस आदमी के पास पहुंच जाते हैं और जब वो आदमी नकली डॉक्यूमेंट्स बना रहा होता है तो विल कैटी को बता देता है कि मैंने उस क्रिमिनल को पकड़ लिया जिसने सिटी एंट्रेंस पर बॉम्ब रखा था, और जब मैं इन रेबल्स के चीफ जेरा नामो को भी पकड़ लूंगा तो मुझे अपना बेटा चार्ल्स वापस मिल जाएगा। फिर विल अपने दोस्त की वाइफ और बच्चे को एक रिफ्यूजी कैंप पर लेकर जाता है। कैटी रेबल्स के लीडर एलेक्स से मिलती है जो कहता है कि फिलहाल तो हमें चुप रहना होगा। वैसे बॉम्ब ब्लास्ट के लिए जो आदमी पकड़ा गया है वो दूसरे रेबल ग्रुप का आदमी है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें सतर्क रहने को कह दूंगा। जब विल पुलिस स्टेशन लौटता है तो फिल्स बताती है कुछ प्रिजनर्स को एलियंस की फैक्ट्री में भेजा जा रहा है। दरअसल जब एलियंस ने पृथ्वी पर कदम रखा था तो सिर्फ 8 घंटों में उन्होंने सिटी के सारे डिफेंस सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे में रेबल्स का छोटा सा ग्रुप उनका क्या बिगाड़ लेगा। उस रात भी अपना विल बहुत परेशान होता है। वो कैटी को बताता है कि जो रेबल पकड़ा गया था उसने अपना मुंह खोल दिया है और पता चल चुका है कि उसका ग्रुप कहां पर छुपा हुआ है। फिर विल निकल जाता है और केटी तुरंत ब्रूस को कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन दे देती है। दूसरी ओर कातिलों को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जहां उनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और उन्हें डिसइंफेक्ट करके दूसरे कपड़े दिए जाते हैं। इतने में रेड हेलमेट्स रेबल को पकड़ने के लिए उनकी जगह पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सिर्फ रेबल्स की लाशें होती है। विल रियलाइज करता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में कोई गुप्तचर तो जरूर है जो रेबल्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। अगली सुबह एक आदमी एक ट्रॉली लेकर लॉस एंजलिस के घर के अंदर जाता है। तुरंत एक रेडियो ब्रॉडकास्ट शुरू होता है जिसमें जेरा नामो की आवाज गूंजती है कि हमें एलियंस की तानाशाही खत्म करनी होगी। इस ट्रांसमिशन को रेड हेलमेट्स डिटेक्ट कर लेते हैं और उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, और तभी विल का बेटा ब्रायन उस रिकॉर्डिंग का डुप्लीकेट बनाकर उन कैसेट्स को बेड के नीचे छुपा देता है। पर जब मिलिट्री लॉस एंजलिस के उस घर में पहुंचती है तो वहां कोई नहीं होता। उसी दिन कैटी पहली बार रेबल्स के साथ मिलकर एक फूड ट्रक पर हमला कर देती है। इस ऑपरेशन के दौरान उनका एक साथी जिसका नाम किम है वो बुरी तरह घायल हो जाता है। कैटी उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन ब्रूस उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर तो कैटी चौंक जाती है। इतने में ड्रोन्स आ जाते हैं और हर किसी पर शूट करने लग जाते हैं, लेकिन ब्रूस जानता था कि रेड हेलमेट्स कितनी देर में क्राइम सीन पर पहुंचने वाले हैं। इस ऑपरेशन के बाद केटी बड़ी तेजी से घर आती है और तुरंत शरीर पर लगा खून साफ करने लग जाती है। वो इतनी शॉक में होती है कि वो किसी से बात तक नहीं करना चाहती और बहुत देर बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। अगले दिन ब्रायन अपने टीचर को एक कैसेट देता है। टीचर बताता है कि एलियंस के शिप जिस तरह टेक ऑफ करते हैं उसमें बदलाव आया है। उसने एक्चुअली एक बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए देखा था, इसीलिए अब वो बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप बनाने वाला है। यहाँ पुलिस घटना स्थल पर पहुंच जाती है और वो किम की लाश को देखते हैं। फिल्स उसकी फोटो लेने को कहती है और उसे पता चल जाता है कि उस लड़के का नाम किम है। अब रेड हेलमेट्स किम के घर जाकर उसके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेते हैं। इस बात से तो यहाँ विल को बहुत गुस्सा आता है। साथ ही वो भीड़ में खड़े ब्रूस को नोटिस करता है। ब्रूस तुरंत रेबल्स के बेस में पहुंचकर किम के पेरेंट्स के अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, लेकिन इस बार उनका लीडर एलेक्स बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि किम के पेरेंट्स पुलिस को कुछ नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो खुद नहीं जानते थे कि किम रेबल था। विल घर जाता है तो कैटी बताती है सुबह मेरे अजीब बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दो।
दरअसल बार में चार्ल्स की चीजों को देखकर मैं जरा परेशान हो गई थी। विल भी उससे माफी मांगता है कि मैं एलियंस की हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे भी माफ कर दो। कर पाता तो कब का हमारा बेटा चार्ल्स वापस आ चुका होता। विल के जाने के बाद केटी ब्रूस से मिलती है, जो बताता है मैंने किम को इसीलिए मारा ताकि वो पुलिस के टॉर्चर से बच जाए, और अब केटी को विल से पता लगाना होगा कि उसे इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या पता चला है। दूसरी ओर ब्रायन की गर्लफ्रेंड उससे मदद मांगती है क्योंकि उसका भाई सिटी के तगड़ी दीवार के नीचे उस टनल में फिसल कर गिर गया था और उसके पैर पर भी चोट लग गई थी। ब्रायन उसके साथ जाता है। दरअसल एलियंस के आने से पहले ब्रायन की गर्लफ्रेंड के पिता यहाँ पर काम करते थे और अब वो इस टनल के जरिए दीवार के उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ विल और बेंजामिन एक कल्चरल सेंटर में जाते हैं जहाँ पर किम जाया करता था। वहाँ पर उन्हें कई वेपन्स मिलते हैं। यहाँ ब्रायन के फ्रेंड्स बताते हैं कि वो कई दिनों से इस टनल के रास्ते से दीवार के उस तरफ फूड आइटम्स लेने जाते हैं, असल में उस तरफ कोई नहीं है। यहाँ दिखाते हैं तो एलेक्स ब्रूस से कहता है तुम कैटी को बता दो कि उसके पति ने कल्चरल सेंटर से हमारे वेपन्स निकालकर अच्छा नहीं किया, और फिर ब्रूस कैटी को भी बता देता है। लेकिन कैटी को सबसे ज्यादा उसकी फैमिली की सेफ्टी की चिंता होती है। फिर भी शाम को वो अपने बार को गेस्ट्स के लिए खोल देती है। सेलिब्रेशन का माहौल होता है, लेकिन इसी बीच स्नाइडर वहाँ पर आ जाता है। वो इस बार के खोलने के लिए सभी को बधाई देता है और कहता है इस तरह की जगहों को वापस खोलने की परमिशन देकर एलियंस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे लोग अपना स्ट्रेस, अपना टेंशन सब कुछ रिलीज कर पाएंगे। अब ये सुनकर ना केटी को बहुत गुस्सा भी आता है कि विल ने सिर्फ अपने बेटे चार्ल्स को पाने के लिए खुद को एलियंस के हाथों बेच दिया, बताओ। पर विल भी कहता रहता है कि जब तक चार्ल्स नहीं मिल जाता मैं स्नाइडर के साथ ही काम करूंगा, उसका साथ ही दूंगा। फिर वो बेंजामिन को बताता है कि जरूर हमारे बीच कोई जासूस है जो हमारा सारा इन्फॉर्मेशन रेबल्स को दे रहा है, लेकिन बेंजामिन इस बात से सहमत नहीं होता। इसी बीच केटी ब्रूस को बता देती है कि पुलिस रेबल्स के अड्डे को इतनी जल्दी इसलिए पता लगा पाई क्योंकि एक औरत है जो उनकी मदद कर रही है। उसके पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है जिससे वो बड़ी आसानी से इस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है। मैं उस औरत का नाम बताने को तैयार हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम्हारी वजह से विल की लाइफ को कोई खतरा नहीं होगा। ब्रूस वादा कर देता है। अगले दिन रेड हेलमेट्स स्कूल में घुसकर एक टीचर को अरेस्ट कर लेते हैं और एक स्टूडेंट को पीट भी देते हैं। उनमें से एक आदमी हेलमेट उतारता है तो पता चलता है कि वो ब्रूस है। फिर वो रेबल्स के बेस में जाकर एलेक्स को बताता है कि मैंने रेड हेलमेट्स का ड्यूटी शेड्यूल देख लिया, अब हम जान सकते हैं कि वो किस वक्त कहां पर होंगे, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। उसी दिन फिल्स विल को लॉस एंजलिस रेबल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाती है और कहती है अगर वो एक हो गए और गवर्नर के खिलाफ जंग पे उतर आए तो एलियंस इस पूरी सिटी को मिटा डालेंगे, फिर ना तुम बचोगे और ना तुम्हारी फैमिली, इसलिए तुम आखिर तक हमारा साथ देना। दूसरी ओर कैटी बच्चों को उनकी गवर्नेंस के साथ टहलने के लिए भेज देती है। फिर कैटी एक स्ट्रीट लाइट को ऑन करती है जिससे रेबल्स को एक सिग्नल मिलता है और एक बोतल के टूटने की आवाज आती है। फिर वो 1 से 10 तक गिनती है और फायर एक्सटिंग्विशर निकालकर वहां पर आग को बुझाती है। आग बुझाने के बाद वो इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल करती है। फिर रेड हेलमेट्स के साथ विल भी आ जाता है और उसे गुस्सा भी आता है कि वो उसके घर की तलाश लेना चाहते हैं। फिल्स कैटी को प्रॉमिस करती है कि तुम्हारी फैमिली की सेफ्टी सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और हमने तो पड़ोसियों को भी वार्न कर लिया है कि अगर तुम लोगों को कुछ हुआ तो ये उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। ये सुनकर केटी परेशान हो जाती है कि अब पड़ोसी इनकी फैमिली से डरने लग जाएंगे। केटी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि कोई हमारी फैमिली से डरे। फिर फिल्स पति पत्नी की पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में पूछती है। दूसरी ओर दिखाते हैं तो मैडी कल्चरल सेंटर की डायरेक्टर चार्लेट से मिलने जाती है क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि चार्लेट को एक असिस्टेंट की जरूरत है। यहाँ केटी के इंटेरोगेशन के बाद फिल्स विल से मिलती है और उसे ब्रायन के बेड के नीचे मिले उस टेप्स को दिखाती है और कहती है तुम्हें अपने बेटे पर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या क्या करता है। फिलहाल वो ब्रायन के खिलाफ कोई एक्शन न लेने का प्रॉमिस करती है। विल घर आकर ब्रायन से उन टेप्स के बारे में पूछता है तो वो विल को एक पोस्टर दिखाता है और बताता है कि जेरा नामो ने एक नया ब्रॉडकास्ट रिलीज किया है। अब कैटी रेबल्स के लीडर एलेक्स के पास जाती है। एलेक्स वादा करता है कि रेबल्स से विल को कोई खतरा नहीं होगा और बदले में कैटी उन्हें बता देगी कि फिल्स ही वो औरत है जिसके पास वो इम्पोर्टेंट डेटाबेस है। एक और बार रेडियो पर जेरा नामो का ब्रॉडकास्ट रिलीज होता है और इस बार पुलिस उस सिग्नल को तुरंत डिटेक्ट कर लेती है जो कि लाइब्रेरी से आ रहा है। वो तुरंत वहां पर पहुंचते हैं तो एक आदमी अपने आखिरी शब्द बोल रहा होता है कि अब बगावत को कोई नहीं रोक सकता। उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन विल जानता है कि जेरा नामो ये हो ही नहीं सकता। ये सुनकर स्नाइडर परेशान हो जाता है क्योंकि उसने पहले ही गवर्नर को बता दिया था कि हम जेरा नामो को पकड़ चुके हैं, पर ये तो वो है नहीं। दूसरी ओर वहां दिखाते हैं तो चार्लेट बड़ी टेंशन में होती है क्योंकि उसे अपने कल्चरल सेंटर के लिए एक फेमस आर्टिस्ट की पेंटिंग चाहिए थी, लेकिन वो उसे मिली नहीं।
तब मैडी बताती है कि वो एक ऐसे आदमी को जानती है जो उन पेंटिंग्स को कलेक्ट करता है, क्योंकि मैडी इससे पहले एक आर्ट हिस्टोरियन थी। यहाँ वो आदमी जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया था वो कबूल कर लेता है कि असल में वो जेरानामो है ही नहीं, बल्कि उस ब्रॉडकास्ट में उसने जो भी कहा था वो उसे एक पाइप में लिखा हुआ मिला था। विल की टीम वहां पहुंचती है तो वो देखते हैं कि वो पाइप ग्रीन जोन की ओर जाता है। यहाँ चार्लेट को पेंटिंग भी मिल जाती है और इसी खुशी में वो मैडी को अपनी असिस्टेंट का जॉब दे देती है और प्रॉमिस भी करती है कि तुम्हारे बेटे के लिए इंसुलिन का इंतजाम मैं करवाऊंगी। दूसरी ओर फिल्स विल को बताती है कि मैंने तुम्हारे बेटे के पास मिले सारे टेप्स जला दिए हैं, अब तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो घर जाता है तो ब्रायन बताता है मैं जेरानामो को इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि आम लोगों की आखिरी उम्मीद वही है जो हमें एलियंस की हुकूमत से बचा सकता है। और जब कैटी अपने बार में जाती है तो वहां फिल्स बैठी होती है। वो बताती है कि मेरा पति भी विल की तरह है, वो अपनी पत्नी से इतना प्यार करता है कि वो इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि उसकी पत्नी असल में क्या कर रही है। वो कैटी को उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जो ट्रक के एक्सीडेंट साइट पर लिया गया था। वो उसे वार्न करती है कि तुम रेबल्स का साथ देना छोड़ दो, अगर तुम्हें अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहिए तो आज से तुम मेरे लिए काम करोगी, ना कि रेबल्स के लिए। जब फिल्स घर आती है तो उसका पति उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल वो पैरालाइज्ड हो चुका था, लेकिन वहां फिल्स ब्रूस को पाती है और कहती है मुझे पता है तुम यहाँ किस मकसद से आए हो, लेकिन तुम्हें मेरे पति को भी खत्म करना होगा। ब्रूस शूट कर देता है। अगले दिन विल और उसकी टीम क्राइम सीन पर पहुंचती है जहां दीवार पर जेरानामो का नाम लिखा होता है। फिल्स की मौत से स्नाइडर को धक्का लगता है क्योंकि वो एलियंस और ह्यूमंस के बीच एक ब्रिज की तरह थी और एलियंस के बिहेवियर को अच्छी तरह समझती थी। स्नाइडर विल से कहता है कि जल्द से जल्द पता लगाओ कौन है कातिल। इसी बीच जेरानामो की ग्रुप का एक आदमी पकड़ा जाता है जो इन्हें ग्रीन जोन का एक एड्रेस बताता है। रेड हेलमेट्स तुरंत उस जगह को घेर लेते हैं और एक सीक्रेट रूम में वो एक ग्रुप को देखते हैं जो खुद को जेरानामो ग्रुप कहता है। दूसरी ओर ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दीवार के उस तरफ पहुंचता है जहां पर एक सुनसान सिटी है। वहां पर एक बहुत बड़ा गोडाउन होता है जहां इनकी जरूरत की ढेर सारी चीजें स्टॉक में होती हैं। अब लॉस एंजलिस में हर तरफ अनाउंसमेंट होता है कि जेरानामो का ग्रुप खत्म कर दिया जा चुका है, लेकिन विल जानता है कि ये झूठ है। यहाँ स्नाइडर परेशान हो जाता है क्योंकि इन्होंने जिस कपल को जेरानामो ग्रुप समझकर अरेस्ट किया था वो किसी भी एंगल से टेररिस्ट नहीं दिखते। स्नाइडर विल को वार्न करता है कि अगर तुमने असली जेरानामो ग्रुप को नहीं पकड़ा तो मैं चार्ल्स को ढूंढने में तुम्हारी जरा भी मदद नहीं करूंगा। वो विल को सर्च टीम का हेड अपॉइंट कर देता है। विल तुरंत अपना काम शुरू करता है क्योंकि उसे अपना बेटा चार्ल्स चाहिए। उसकी असिस्टेंट जेनिफर बताती है शायद तुम्हारी वाइफ ही जासूस है जो पुलिस की हर खबर उन रेबल्स को दे रही है। विल परेशान होकर घर आता है तो ब्रायन अपनी बहन ग्रेस को एक बुक ला कर देता है जो उसने दीवार के उस तरफ वाले गोडाउन से निकाली थी, लेकिन वो विल से झूठ कहता है कि मैंने अपने दोस्त को कुछ संतरे दिए और बदले में बुक ले ली। यहाँ स्नाइडर उस आदमी को इंटेरोगेट करता है जिसे जेरानामो समझकर इन लोगों ने पकड़ा था। वो कहता है मैं महज एक एक्टर हूँ सर। अब स्नाइडर उसे प्रॉमिस करता है कि अगर तुम हमारे लिए अपनी जेरानामो वाली एक्टिंग जारी रखोगे तो मैं तुम्हें दूसरी सिटी ब्लॉक में भिजवा दूंगा जहां तुम आराम से रह सकोगे। यहाँ ब्रायन अपने टीचर को एक पावरफुल लेंस दिलाने का वादा करता है जिससे वो एक पावरफुल टेलीस्कोप बना पाएगा। दूसरी ओर विल कैटी के बार को सर्च करता है लेकिन उसे वहां पर कैटी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता सिवाय एक बुक के जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। यहाँ ये डुप्लीकेट जेरानामो पर मुकदमा चलता है जिसे लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। वहाँ टेररिस्ट अटैक के सारे विक्टिम्स और उनके परिवार वाले उसके खिलाफ गवाही देते हैं। अब नकली जेरानामो को फांसी देने के लिए सिटी के बीच एक स्टेज सेट किया जाता है और जो एक्टर जेरानामो बना है वो स्नाइडर की बात पर विश्वास करके ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि स्नाइडर ने वादा किया है कि वो टेररिस्ट को खत्म करेगा और उसे दूसरी सिटी में भेज देगा। लेकिन जब सच में उसको फांसी के तख्ते पर ले जाया जाता है तब जाकर वो रियलाइज करता है कि स्नाइडर ने उसको धोखा दे दिया है, लेकिन अब तो कुछ कर भी नहीं सकता और उसे फांसी पर लटका दिया जाता है। स्नाइडर तुरंत विल को एक जगह पर लेकर जाता है। अब दूसरी ओर एलेक्स दूसरे अटैक की तैयारी में लग जाता है और कैटी भी उनके साथ होती है। यहाँ विल स्नाइडर पर गुस्सा करता है कि एक बेकसूर एक्टर को धोखा देकर सबके सामने उसकी जान लेकर तुम्हें आखिर मिला क्या। स्नाइडर कहता है कि हमें पब्लिक को शांत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब वो चैन से रहेंगे कि जेरानामो मर चुका है, अब मुझे असली जेरानामो को ढूंढने की मोहलत आराम से मिल जाएगी। इनकी गाड़ी को सिक्योरिटी देने के लिए रेड हेलमेट्स एक गाड़ी में आते हैं जिनमें ब्रूस भी होता है। वहाँ एक जगह उन्हें डाइवर्ट किया जाता है और जब गाड़ियां स्लो हो जाती हैं तो ब्रूस अपने साथियों यानी दूसरे रेड हेलमेट्स को शूट कर देता है। अब स्नाइडर भागने की कोशिश करता है लेकिन विल दरवाजा बंद कर देता है। इतने में रेबल्स जो रेड हेलमेट्स के भेस में थे
वो कार को शूट करके दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच विल उन पर फायर कर देता है और स्नाइडर को बचाने में कामयाब हो जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर ड्रोन्स भी आ जाते हैं, लेकिन रेबल्स बच निकलते हैं। विल स्नाइडर को बार में लेकर जाता है, जहाँ उसी वक्त केटी भी आ जाती है। केटी अकेले में विल को डांटती है कि इस विश्वासघाती आदमी के लिए तुम इतना रिस्क क्यों ले रहे हो, लेकिन विल को स्नाइडर की मदद करनी पड़ेगी वरना उसका बेटा चार्ल्स वापस नहीं आएगा। बार का फोन काम नहीं करता तो वो फोन बूथ में जाकर कॉल करता है और अपनी फोर्स को बुलाता है। इसी बीच कैटी एलेक्स से कम्युनिकेट कर देती है कि स्नाइडर मेरे बार में है। फिर वो स्नाइडर को बातों में उलझा कर रखती है। स्नाइडर बताता है कि वो एक इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर था, वो सिर्फ 6 या 7 कॉलोनीज के बारे में जानता है और उन कॉलोनीज के आगे क्या है वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। इतने में विल लौट आता है और बताता है कि हमारी फोर्स जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगी। वो आगे कहता है कि असल में जेरा नामक किसी एक आदमी का नाम नहीं बल्कि उन सारे लोगों का नाम है जो एलियंस के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं। कैटी कहती है कि अगर कोई स्नाइडर को खत्म करना चाहता है तो तुम बीच में मत आना प्लीज। पर विल कहता है कि अगर मैं नहीं तो कोई और मेरी जगह ले लेगा, स्नाइडर को बचा लेगा। इसी बीच स्नाइडर रिवील करता है कि उसकी टीम ने चार्ल्स का पता लगा लिया है और उसे यहाँ लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अचानक कोई दरवाजे पर नॉक करता है। ये लोग स्नाइडर को छुपा देते हैं और दरवाजा खोलते हैं। रेड हेलमेट के भेस में ब्रूस अंदर आता है। केटी उसको बेसमेंट में लेकर जाती है और उसे फिर वार्न करती है कि स्नाइडर को मारने के चक्कर में विल को कुछ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पर वो कहता है कि मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हारे पति को हमारे हर ऑपरेशन में टांग अड़ाने की जो आदत है ना वो सही नहीं है। घर की तलाशी लेकर ब्रूस चला जाता है, लेकिन विल को यकीन हो जाता है कि ये रेबल्स का आदमी था और जल्दी अपने साथियों को यहाँ पर जरूर लेकर आएगा। वो दरवाजे को ब्लॉक करने लग जाते हैं। स्नाइडर फिर एक बार चार्ल्स का जिक्र करता है तो केटी को गुस्सा आ जाता है कि ये बार बार चार्ल्स का नाम लेकर हमें धमकाने की कोशिश करता रहता है। इसी बीच रेबल्स बार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन सफल नहीं होते। अब स्नाइडर घबरा जाता है और कबूल करता है कि मैं तो सिर्फ गवर्नर के ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ, असल में मैंने एलियंस को कभी देखा तक नहीं है। विल केटी को छुप जाने के लिए कहता है और खुद स्नाइडर की सुरक्षा के लिए रेबल्स से लड़ने का फैसला करता है। फिर रेबल्स एक स्मोक ग्रेनेड फेंक कर अंदर घुस आते हैं। विल उन पर फायर करता है और तभी एक रेबल विल को देख लेता है और विल को मारने की कोशिश करने ही वाला होता है कि तभी केटी उसको शूट कर देती है। पर जब ब्रूस उस पर एम करता है तो विल कैटी को गन हटा देने को कहता है। फिर वो विल और कैटी को गन पॉइंट पर बेसमेंट में ले जाकर छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन विल एक मशीन गन लेकर उसके पीछे जाता है। इतने में सारे रेबल्स वहां से निकल चुके थे। फिर असली रेड हेलमेट्स आकर स्नाइडर को कबर्ड से बाहर निकालते हैं जहां विल ने उसको छुपा रखा था। उसी शाम को दिखाते हैं तो विल कैटी को बताता है असल में इन रेबल्स का जेरा नामों से कोई लेना देना है ही नहीं, ये लोग अपने मकसद के लिए उसका नाम यूज कर रहे हैं बस। और स्नाइडर भी उसका फायदा उठाकर लोगों में डर पैदा करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ एलेक्स रियलाइज करता है कि केटी सिर्फ एक डबल एजेंट है जो उन्हें गुमराह कर रही है। दूसरी ओर मैडी का चार्लेट के हस्बैंड नोलन के साथ अफेयर शुरू हो जाता है। नोलन न्यू एज प्रीचर चर्च का लीडर है। अब जैसा कि हमने देखा था कि विल ने अटैक के दौरान ब्रूस को देख लिया था और अब उसे ब्रूस को अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया जाता है। पर जब वो ब्रूस के घर पहुंचते हैं तो घर ब्लास्ट हो जाता है। वो उसकी टीम के दूसरे रेड हेलमेट से पूछताछ करता है तो एक रेड हेलमेट बताता है कि उसकी छाती पर एक अजीब टैटू था। अब ये जानकर विल अनुमान लगा लेता है कि वो जरूर स्पेशल फोर्स में रहा होगा। दूसरी ओर ब्रूस एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर अपने कद और साइज के आदमी की लाश चुरा लेता है। फिर वो एलेक्स के साथ मिलकर उस लाश को एक कार में रखवाकर उसे जला देता है। दरअसल एलेक्स ब्रूस को विश्वास दिलाना चाहता है कि तुम्हारी फ्रेंड केटी धोखेबाज निकली। इसी बीच पुलिस को कार में जली हुई लाश मिलती है जिसकी आइडेंटिटी ब्रूस से मैच करती है। लेकिन विल को अब भी यकीन है कि ये ब्रूस का खेल है जो इन्हें धोखे में रखना चाहता है। कैटी रेबल्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो सफल नहीं होती। पर उसे एक एनक्रिप्टेड मैसेज मिलता है जिसमें रेबल्स की मीटिंग वाली जगह का जिक्र होता है। कैटी वहां पर पहुंचती है तो ब्रूस उसको लेने आ जाता है। यहाँ जेनिफर को पुलिस डेटाबेस में 14 लोगों की डिटेल्स मिलती है लेकिन उन सब की फोटोज ब्रूस की होती है। वो बताती है कि ब्रूस न सिर्फ स्पेशल फोर्स में था बल्कि वो एक FBI एजेंट भी रह चुका है। यहाँ ब्रूस कैटी से सवाल करता है कि तुमने अपने ही साथी को शूट क्यों किया, ये बताओ। वो बताती है कि मैंने शुरू से तुमसे कह दिया था कि मेरे पति को या बच्चों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने कोई गद्दारी नहीं की और अब तक जी जान से एक रेबल बनकर लड़ रही हूँ। लेकिन दोस्तों ब्रूस अब भी उसकी सच्चाई पर शक करता है
तो वो निराश होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद ब्रूस रेचल नाम के एक रेबल के पास आता है और बताता है कि एलेक्स ने कैटी को खत्म कर देने का ऑर्डर दे दिया है, लेकिन मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा। यहाँ विल स्नाइडर से मिलने ग्रीन जोन में जाता है और बताता है कि ब्रूस महज एक रेबल नहीं बल्कि बहुत ही पहुंचा हुआ FBI एजेंट है जो अब रेबल बन गया है, लेकिन मैं उसे कैसे भी पकड़ कर रहूंगा। इस पर स्नाइडर उसको चार्ल्स की एक रिसेंट फोटो दिखाता है और जब वो कैटी को फोटो दिखाता है तो वो कहती है कि हमें कैसे भी करके इस स्नाइडर के कंट्रोल से बाहर निकलना होगा। विल भी प्रॉमिस करता है कि ठीक मौका पाकर वो स्नाइडर के चुंगल से छूटने की कोशिश करेगा। और वहां दिखाते हैं तो मैडी और नोलन के अफेयर के बारे में नोलन की वाइफ चार्लेट को पता चल जाता है और वो मैडी को नौकरी से निकाल देने की धमकी देती है, लेकिन नोलन मैडी को अपनी असिस्टेंट की पोजीशन ऑफर करता है। दूसरी ओर विल ब्रूस की फोटो लाकर कैटी से कहता है कि तुम्हारे बार में इसके फिंगरप्रिंट्स थे, जिसका मतलब है कि ये पहले भी बार में आ चुका है। पर कैटी कहती है मैं इसको नहीं जानती। हीरो ब्रूस के द्वारा मारे गए विक्टिम्स की फोटो दिखाता है और तब कैटी कबूल करती है कि हाँ ये हमारे बार में आया था। वो कह रहा था कि वो अपनी माँ के घर रहता है क्योंकि उस घर का रिपेयर चल रहा है। यहाँ जेनिफर को दिखाते हैं जो कुछ कंस्ट्रक्शन स्टोर्स के रिसर्च के जरिए ब्रूस की माँ के घर का पता लगा लेती है। इसी बीच रेचल कैटी को बताती है कि असल में ब्रूस ने सच में कई लोगों को मार डाला था, लेकिन हमारे मकसद को पूरा करने के लिए ऐसी छोटी छोटी कुर्बानियां तो लोगों को देनी ही पड़ेंगी। तब कैटी कहती है कि मैं भी उसका शिकार बनते बनते रह गई। रेचल कहती है कि उसने अपनी मर्जी से वो अटैक नहीं किया था। फिर कैटी ब्रूस को कॉल करती है कि विल ने तुम्हारा पता लगा लिया है। अब रेड हेलमेट्स ब्रूस की माँ के घर जाते हैं, लेकिन वो खाली होता है। वहाँ के टूल्स वगैरह देखकर वो समझ जाते हैं कि जरूर किसी ने ब्रूस को सावधान कर दिया होगा। विल ब्रूस के एक पड़ोसी का आवाज देता है जो कि एलेक्स होता है, पर वो कहता है कि मैं कभी अपने पड़ोसी को देखा ही नहीं। इसी बीच विल को उस घर में वही बुक मिलती है जो उसने कैटी के एक बार में देखी थी। इसी बीच विल के पुराने कलीग को दिखाते हैं जो कि एक फैक्ट्री में है। वहाँ पर अक्सर वर्कर्स बीमार पड़कर मर जाते हैं और तब बताया जाता है कि ये फैक्ट्री चांद पर है। विल अपने बच्चों को चार्ल्स की फोटो दिखाता है और सच बता देता है कि सिर्फ चार्ल्स को वापस पाने के लिए मैं सरकार के लिए काम कर रहा हूँ। उस दिन लॉस एंजलिस की गवर्नर स्नाइडर से मिलने आती है और बताती है कि पैसिफिक रीजन का चीफ मिनिस्टर यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आ रहा है। स्नाइडर कहता है कि यहाँ पर तो सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो कहती है कि तुम सिर्फ बातें बनाना जानते हो, यहाँ की असली सिचुएशन वो नहीं है जो तुम बता रहे हो। अब कैटी रेचल से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके दोनों माइनर बेटे रेबल्स का साथ दे रहे हैं। अब इस पर कैटी समझ नहीं पाती कि वो खुश हो या दुखी। वो रेचल को बताती है कि कुछ भी हो जाए पर मैं रेबल्स को दोबारा ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अपने परिवार की सेफ्टी चाहिए। दूसरी ओर एलेक्स विल को कॉल करके कहता है कि तुम्हारी वाइफ ही जासूस है जो रेबल्स को इन्फॉर्मेशन लीक कर रही है। वो विल को मीटिंग के लिए बुलाता है और जब विल वहां पर पहुंचता है तो वो बताता है कि मैं ही रेबल्स का लीडर हूँ, लेकिन दूसरी सिटी जाने की आजादी पाने के लिए मैं अपने ही साथियों को धोखा देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी ओर ब्रूस रेबल्स के यूथ सेल के लीडर को मिलने जाता है। वो ब्रूस को एक इम्पोर्टेंट आदमी के आने की खबर देता है। फिर वापस आकर बेंजामिन को सब कुछ बता देता है। फिर वो स्नाइडर को एलेक्स की शर्तों के बारे में बताता है तो वो कहता है कि मैं एलेक्स से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, मीटिंग अरेंज करो। उसी शाम को कैटी विल से पूछती है अगर स्नाइडर जानता है कि हमारा बेटा चार्ल्स कहाँ पर है और उसकी फोटो भी लाकर दे सकता है तो उसे हमारे पास वापस लाने में प्रॉब्लम क्या है उसे। इस पर विल टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि एलेक्स इस सिटी को छोड़कर जाना चाहता है और यहाँ से निकलने की परमिशन पाने के लिए वो अपने रेबल साथियों को धोखा देने के लिए भी तैयार है। कैटी भी तुरंत ब्रूस को खबर करके अपने बार में पहुंच जाती है। दूसरी ओर ब्रायन और उसका टीचर टेलीस्कोप से चांद की सतह को देख लेते हैं और उन्हें अजीब से स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। मतलब एलियंस की वो फैक्ट्रीज और माइंस वाकई में चांद पर ही हैं। यहाँ कैटी बार में ब्रूस से मिलती है और उसको बता देती है कि एलेक्स धोखेबाज है और वो जल्दी सिटी छोड़कर जाने वाला है। ब्रूस तुरंत एलेक्स के पास जाकर सवाल करने लग जाता है, लेकिन एलेक्स कहता है कि तुम कैटी के बहकावे में मत आओ और अपनी अगले ऑपरेशन की तैयारी करो। अगली सुबह विल स्नाइडर को लेकर एलेक्स से मिलने जाता है। एलेक्स कहता है कि मुझे एक यूनिवर्सल पास चाहिए जिससे मैं सिटीज के बीच आजादी से घूम सकूं। बदले में वो उन सारे ग्रुप्स का लिस्ट देता है जिसे ब्रूस लीड कर रहा है। साथ ही वो उन्हें ब्रूस के अगले ऑपरेशन के बारे में भी बता देता है जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को खत्म करने जा रहे हैं। स्नाइडर भी उसे प्रॉमिस करता है कि उस ऑपरेशन को हम रोकेंगे और ब्रूस को अरेस्ट कर लेंगे। फिर विल तुम्हें वो यूनिवर्सल पास दे देगा जिससे तुम सिटीज के बीच आ जा सकोगे। अगले सीन में ब्रूस एक मार्केट में जाता है जहाँ पर रेचल और कैटी भी होती है। कैटी वहां पर रेड हेलमेट्स को देख लेती है और तुरंत ब्रूस को आगाह कर देती है। एक रेबल पटाखे जलाकर मार्केट के बीच फेंक देती है और वहां पर भगदड़ मच जाती है। तभी पुलिस फायर करती है जिसमें रेचल मारी जाती है, लेकिन ब्रूस बच निकलता है। फिर विल एलेक्स के घर पर जाता है जहां वो पुलिस के कब्जे में रखा गया है।
विल कहता है कि स्नाइडर ने तुम्हें जो डील ऑफर की थी वो कैंसिल हो चुकी है। फिर विल उसे गोली मार देता है और इल्जाम ब्रूस पर लगा देता है। उसी रात रेचल की पूरी फैमिली फांसी पर लटकी होती है। केटी बहुत रोती है और रेबल्स का साथ देने का फैसला कर देती है। विल भी जान जाता है कि उसकी वाइफ रेबल्स के साथ है। अगली रात रेबल्स का प्रोटेस्ट होता है जिसमें कई रेड हेलमेट्स की जान चली जाती है। बेंजामिन कहता है कि लोग अब चुप नहीं रहने वाले, वो अपनी सहनशीलता की हद पार कर चुके हैं। यहाँ विल स्नाइडर को बताता है कि दीवार के उस तरफ एक नए रेबल ग्रुप का पता चल चुका है, हमें वहाँ जाकर चेक करना होगा। स्नाइडर मान जाता है लेकिन एक गार्ड को उनके साथ भेजता है। दूसरी ओर कैटी और ब्रूस अपने यूथ सेल के लीडर से मिलते हैं जो मिनिस्टर के कत्ल में इनका साथ देना चाहता है। इनका ऑपरेशन सबवे में होगा जिसे फिलहाल सिर्फ एलियंस इस्तेमाल करते हैं। विल और बेंजामिन जो दीवार के उस तरफ चले गए हैं वो एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़कर पूरी सिटी को देख पाते हैं। फिर वो चारों तरफ शूट करने लग जाते हैं जैसे कि उन पर अटैक हो रहा हो, हालांकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। गार्ड की कुछ समझ में नहीं आता। तभी विल को वहाँ पर एक मैप दिखता है और वो कहता है कि हम पर जिन लोगों ने अटैक किया था शायद वो लोग इस मैप को भूल कर चले गए हैं। फिर वो स्नाइडर को उस मैप की मार्किंग्स दिखाकर बताता है कि रेबल्स इन्हीं जगहों पर अटैक करने वाले हैं। स्नाइडर भी दीवार के निचले वाले उस टनल के बारे में रिपोर्ट करता है। यूथ सेल के मेंबर्स कैटी को एक मिनी ड्रोन दिखाते हैं जो मक्खी जैसा दिखता है। ये कहीं पर भी उड़कर जा सकता है और किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कामयाब है। फिर वो अपना फाइनल अटैक प्लान फाइनलाइज करते हैं। ब्रूस साथ ही कैटी को शूट करना सिखाता है। इसी बीच स्नाइडर रेड हेलमेट्स के साथ नोलन के घर पर आता है। वो ये कहकर चार्लेट को अरेस्ट कर लेता है कि उसने कुछ कीमती पेंटिंग्स एलियन से छुपा कर रखे। उसी शाम को केटी ग्रेस के पास एक बुक देखती है जो उसकी गवर्नेंस ने दी थी। उसमें लिखा होता है कि एलियंस के आने से पृथ्वी के लोगों को कितने बेनिफिट्स मिले हैं। वो तुरंत विल को बताती है कि नया चर्च किसी तरह छोटे बच्चों को बहका रहा है, लेकिन विल कहता है कि हमें बेंजामिन के घर चले जाना चाहिए जो कि दीवार के उस तरफ है। वो केटी को दोष देता है कि तुम मुझ पर जासूसी कर रही थी, है ना? और अब केटी इनके रिलेशनशिप से तंग आ चुकी है क्योंकि वो अक्सर एक दूसरे से झूठ बोलते रहते हैं दोनों, और ये सब कुछ इनकी फैमिली के लिए भी अच्छा नहीं है। और वैसे भी कुछ भी कंफर्म नहीं होता कि दीवार के उस तरफ जाकर क्या ये स्नाइडर और सरकार से बच पाएंगे। विल बेंजामिन को अकेले ही चले जाने को कह देता है। केटी और ब्रूस कुछ गार्ड्स को मारकर सबवे में जाते हैं और वहाँ के बैकअप एंट्रेंस को खोलकर अंदर घुस जाते हैं। वहाँ पर वो एक एक्सप्लोजन करवाते हैं जिससे ट्रेन डिरेल हो जाती है। उस ट्रेन की एक डिब्बी में एक एलियन की बॉडी मिलती है। अब ये जानकर विल तुरंत वहाँ पर पहुंच जाता है। गवर्नर भी वहाँ पर जाती है और बताती है एक एलियन को किडनैप कर लिया गया है। दरअसल पहले भी एक बार 2 एलियंस को मार डाला गया था जिसकी वजह से एलियंस ने पूरा डेलास सिटी को मिटा दिया। और अगर इस बार लापता एलियन का पता नहीं चला तो आप सोच लीजिए कि लॉस एंजलिस का क्या होगा। एलियंस किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच रेबल्स उन एलियन को एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाते हैं और मेटल फॉयल की मदद से सिग्नल्स को ब्लॉक भी कर देते हैं। विल घर आकर मैडी से कहता है कि हमें बच्चों को कहीं छुपाना होगा। वो कहती है कि हमें बच्चों को ग्रीन जोन ले जाना चाहिए। फिर विल कैटी को ढूंढता है। तभी ब्रायन उसको एक सीक्रेट नंबर देता है जो कैटी को हाल ही में मिला था। और जब रेबल्स उन एलियंस को दूसरी जगह ले जाने वाले होते हैं तो सिटी में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। मैडी और बच्चे ग्रीन जोन जाने के लिए एक लंबी कतार में वेट करने लगते हैं, लेकिन तभी ब्रायन उन्हें छोड़कर भाग जाता है। यहाँ रेबल्स रेड हेलमेट्स की गाड़ी को रोककर उसमें उस एलियन की बॉडी को लाद देते हैं। दूसरी ओर पुलिस को सबवे का कैमरा फुटेज मिलता है। विल उस वीडियो में कैटी को पहचान लेता है लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। यहाँ ब्रायन अपने टीचर के पास जाता है और उन्हें टनल में लेकर जाता है। जिस ग्रुप ने एलियन को किडनैप किया था वो अब एक पुलिस की गाड़ी में सिटी में घूमने लग जाते हैं। वो देखते हैं कि लोगों को डराने के लिए एक घर को ब्लास्ट करवाया जा रहा है। साथ ही स्नाइडर को उसकी नाकाबिलियत के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है, लेकिन अब गवर्नर भी कुछ नहीं कर सकती। दूसरी ओर एलियन को अब एक लैब में लाया जाता है जहां उसके हर सिग्नल को ब्लॉक करके उसके सूट को खोलने की कोशिश की जाती है। दिखाते हैं तो विल जेनिफर को रेबल का कोड बुक देता है और दोनों मिलकर एक फुटेज देखते हैं जिसमें इन्होंने ब्रूस को अरेस्ट करने की कोशिश की थी। उससे इन्हें यूथ सेल के लीडर का पता चल जाता है जिसका नाम है सिमन। रेबल्स उस एलियन के कम्युनिकेटर डिवाइस को एक्टिव करना जानते हैं, लेकिन इतने में विल दरवाजे पर नॉक कर देता है। वो कहता है कि तुम बस उस एलियन को छोड़कर चले जाओ, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। लेकिन कैटी दरवाजा नहीं खोलती और एक सीक्रेट दरवाजे से रेबल को बाहर भेज देती है। तभी बाहर ड्रोन्स उस घर को घेरने लग जाते हैं। कैटी दरवाजा खोलती है और विल पुलिस को कॉल कर देता है। फिर वो उस एलियन को लेकर जाते हैं। इस पर स्नाइडर विल को थैंक करता है और उसे एक यूनिवर्सल पास दिया जाता है जिसके जरिए वो कहीं भी आजादी से घूम सकता है।
दूसरी सिटीज में भी जा सकता है आराम से। खासकर अब वो अपने बेटे चार्ल्स से मिल पाएगा। दूसरी ओर ब्रायन और उसका टीचर दीवार के निचले वाले टनल में जाते हैं, पर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। रेड हेलमेट्स पेट्रोल टीम स्नाइडर को पकड़ कर लेकर जाती है। विल अपने बेटे को ढूंढने दीवार के उस तरफ चला जाता है और केट एक घर लौट आती है जो कि अब एकदम खाली है। और इसी के साथ कॉलोनी सीरीज का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।